Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. अब देखो यहां पर नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, डाइपोल मतलब क्या है, पोलैरिटी से रिलेटेड बात चल रही है. और पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, डाई होनी चाहिए, मतलब डबल पोलैरिटी की बात चल रही है. सो ये एक बेसिक मैं मीनिंग यहां पर जो गिवन वर्ड्स है उससे निकाल सकता हूं. और एक तीसरा वर्ड जो यहां पर इलेक्ट्रिक है, मतलब यहां पर कुछ चार्जेस से रिलेटेड कहानी चल रही है. तो चार्जेस कैसे होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, पोलैरिटी डबल होनी चाहिए और चार्जेस से रिलेटेड बात है. सो ऐसा कुछ तो भी यहां पर हमको देखने को मिलने वाला है. सो हम क्या कहते हैं भैया, डाइपोल का मतलब क्या है, जब कभी भी आपके पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, देन दे कॉन्स्टिट्यूएंट अ डाइपोल. क्या बोला मैंने कि जब व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर placed at a short distance, then they form a dipole. वो क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं. अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया भैया, डाइपोल बनाने के लिए सिंपल सी बात है, एक माइनस क्यू चार्ज को लिया, एक प्लस क्यू चार्ज को लिया, इन दोनों को पास पास में रख दिया, तो ये आपका एक डाइपोल बन गया है. ये क्या बन गया है, एक डाइपोल बन गया है. अब हम लोग यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब डाइपोल से रिलेटेड बात चल रही होगी तो हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस या तो 2l या फिर 2a इस प्रकार से लेंगे. कितने लेंगे, 2l लेंगे या 2a लेंगे, जो भी आपको सुटेबल लगे. मान के चलो आपने 2l लिख लिया अभी यहां पर, ओके. अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसे मैंने दो लाइंस बना दी है, ठीक है, ऐसे क्या कर दी है, दो लाइंस बना दी है. अब इन जो दो लाइंस हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है भैया, इनका सिग्निफिकेंस ये है कि इन दोनों चार्जेज को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल. इसे क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलेंगे. और इन दोनों के बराबर ये जो एक्सिस है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे कहेंगे इक्वेटर ऑफ डाइपोल. क्या कहेंगे, इक्वेटर ऑफ डाइपोल कहेंगे. ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है उसे हम लोगों ने एक्सिस ऑफ डाइपोल बोल दिया. और इन दोनों का मतलब ये जो एक्सिस ऑफ डाइपोल आ रही है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब सम विभाजक जो है, उसे हम लोग इक्वेटर ऑफ डाइपोल कहेंगे. ठीक है, ये डाइपोल का अक्ष हो गया, द्विध्रुव का अक्ष हो गया. और ये क्या बोलेंगे, इसे इक्वेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी है, इक्वेटर ऑफ डाइपोल हो गया. ठीक है, अब इसका मतलब ये है, यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है वो सेम होंगी. मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गई, एल हो गई. ये वाली भी एल हो गई और वो वाली भी क्या हो गई, एल डिस्टेंस ही यहां पर बनती हुई नजर आ रही है. अब यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोला जाता है डाइपोल मोमेंट. उसे क्या बोला जाता है, डाइपोल मोमेंट कहेंगे. अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट. सो डाइपोल मोमेंट का बेसिक सा मतलब है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. ध्यान से सुनते चलिए, जो मैं बोलते जा रहा हूं एकदम बेसिक सी डेफिनेशन है, वही सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. डाइपोल मोमेंट नाम की एक टर्मिनोलॉजी है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण. इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट्स कहते हैं. और ये डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग पी सिंबल यूज करते हैं. कौन सा, पी लेटर यहां पर यूज किया जाता है. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है
कि भैया ये जो डाइपोल मोमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन की बात करनी चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब ये जो डाइपोल है बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया इसकी जो डायरेक्शन लिखी जाती है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए यहां पर कि भैया ये हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है। मैंने दोनों चार्जेस को डिफाइन कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस 2l को भी मैंने बता दिया। तो भैया आपका जो डाइपोल मोमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा p वेक्टर बराबर q इंटू 2l वेक्टर, ठीक है, q इंटू 2l वेक्टर, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। मतलब इस समय इस डाइपोल के लिए यदि मैं बात करता हूं तो मैं बोलूंगा इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, ये इस डायरेक्शन में है, मतलब इसको हटा के मैं सिंपल एक एरो बना देता हूं और ये आपका p वेक्टर बन जाएगा। देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आगे चल के काम आएगा ये। अभी तो सिंपल है, माइनस क्यू प्लस क्यू लेके चल रहा हूं, लेकिन आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि आज के ही लेक्चर में यहां पर इसकी जरूरत पड़ जाए। सो डाइपोल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया। ये यदि ये ऐसे एरो बना दिया, इसका सिंपल सा मतलब क्या निकालोगे आप लोग? आप बोलोगे यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है। ये इसका मीनिंग आपको निकालना है। यहां तक कहानी समझ में आई? हम लोगों ने टॉपिक की शुरुआत करी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि भैया जब आपके पास में एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर एक नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों को एक सेम कुछ छोटी सी डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया जाए तो ये आपका डाइपोल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। सेम टाइप के चार्ज होने चाहिए, सिमिलर चार्ज होने चाहिए, बिल्कुल सेम चार्ज। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस दे कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। बराबर है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मोस्टली 2l से लेते हैं, 2l या 2a से लेते हैं। इसका रीजन ये है कि बेटा यहां पर हमारे पास में जो एक्सिस बन रही है, एक्सिस क्या है? एक्सिस वो लाइन है जो दोनों चार्जेस को मिलाती है, और एक इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है? जो दोनों चार्जेस को बीच में से डिवाइड करता है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इक्वली डिवाइड करता है, वो इक्वेटर होता है। आगे चल के हम लोगों को इस सेंटर पॉइंट से, इसे हम लोग O से नाम दे सकते हैं, इस O से हम लोगों को कुछ दूरियां गिवन होती हैं। डिस्टेंसेस आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट O, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस लेंथ एज अ 2l या 2a। बस इतना सा ही लॉजिक है। अच्छा, अब ये डाइपोल जो वर्ड है उसका केमिस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंस है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, कुछ ऐसे आते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है। यस, हालांकि हम लोग जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आपके पास में यदि HCl मॉलिक्यूल की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? HCl मॉलिक्यूल की बात करी जाए। एक काम करता हूं, अगले पेज पे करता हूं। HCl की यदि आप बात करते हो तो बेटा HCl को कैसे लिखते हो? HCl पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, बराबर है? उल्टा लिख दिया। यस और नो? तो यहां पर आपका क्या बन जाता है? डाइपोल बन जाता है। या फिर हम लोग बात करते हैं H2O के मॉलिक्यूल की भी यदि बात करते हो, H2O मॉलिक्यूल पे, तो आप क्या करते हो? इसको कैसे लिखते हो बेटा? O पे यहां पर पार्शियली -2 लगा देते हो, यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हो, और यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हो, इस पे लगा देते हो। अब ये सब केमिस्ट्री का फंडा, इसकी हम लोगों को यहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी होते हैं जहां पर डाइपोल नहीं बनता है। मतलब कैसे? जैसे मैंने लिख दिया N2 लिख दिया, तो N2 क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, O डबल बॉन्ड O लगा दिया आपने। बात में आ रही है? सो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए। या मैंने F2 लिख दिया तो F सिंगल बॉन्ड F लगा लेते हो। ये क्यों बनते हैं? कहां पर डाइपोल बनने की चांसेस होती हैं? तो बेटा डाइपोल बनने के चांसेस वहां पर होते हैं जहां पर आपके पास में दो ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये सब केमिस्ट्री चल रही है यहां पर थोड़ी देर के लिए। देखो मेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है नहीं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बट हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। कई बार क्या होता है नीट वाले सोचते हैं कि भैया ये बच्चे हैं, स्टूडेंट है, इन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी और केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो क्यों ना इनसे फिजिक्स के पोर्शन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज कर दिया जाए। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? अच्छा, अब ऐसे और भी आप ढूंढ के निकाल सकते हो। जैसे ये H2O जो मैं लिख रहा हूं, ये वाटर वेपर
उसके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि वहीं पर ये आयोनाइज फेज में रहेंगे। यस, अच्छा, और यदि आप लिखना चाहो तो SO2 एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके अलावा आप NH3 की तरफ जा सकते हो। मतलब देखो, आपको कुल मिला के कहानी वही है कि भैया एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और उस बेसिस पर आप क्या बोलते हैं, डाइपोल बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? श्योर है? अच्छा, चलो, ये कहानी केमिस्ट्री की थी। यहां पर आपके ये डाइपोल नहीं बना रहे हैं, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट डाइपोल। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि देखो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर। या फिर मैंने H2 लिख दिया, तो H2 कैसे बनाते हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यस, तो सिमिलर टाइप का एलिमेंट हो गया, तो वहां पर आपका डाइपोल नहीं बनेगा। लेकिन जो आपके ऐसे हैं जहां पर आयनिक बॉन्ड, जैसे HCl में तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर आपका डाइपोल बनेगा। ये सब केमिस्ट्री की चर्चा है जिसका यहां पर कोई लिंक नहीं है, लेकिन यदि एग्जामिनर की इच्छा हुई तो वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब हमारे फिजिक्स के टॉपिक पे बढ़ते हैं, और फिजिक्स में यदि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि आपको कैलकुलेट करना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास में पहली हेडिंग आ जाती है बेटा, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां पर कैलकुलेट करना है, एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। अब देखो कैसे होगा, देखो यहां पर हमारे पास में आप क्लियरली जानते हैं, एक -Q चार्ज हो गया, एक आपके पास में +Q चार्ज हो गया। ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि 2a है। कितनी है, 2a है। और बेटा ये यहां पर आपने इसको ऐसे सेंट्रलाइज कर दिया, और ये आपका सेंटर पॉइंट बना दिया O। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि इस सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हाउ टू प्रोसीड, बोलो फटाफट। सिंपल है, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, इसे एक मैं न्यूमेरिकल की तरह भी आपको पूछ सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछता हूं, पहले देखो, मान के चलो यहां पर ऐसे मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इसकी साइड ए, यहां पर +Q चार्ज, यहां पर +Q चार्ज, यहां पर भी +Q चार्ज, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आंसर बताओगे फटाफट से 0। क्यों? सारी डिस्टेंसेस सेम है, और ये आपका इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पे चला जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मान के चलो इसको हटा देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है, यहां पर भी +Q रखा है, यहां पर भी +Q रखा है, यहां पर भी +Q रखा है, और यहां पर भी +Q रखा है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर आएगा 0। आप जानते हैं सब, क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, और चारों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म हो जाएंगे। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा, अभी भी मैं बता देता हूं क्या, कि सर इसमें तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें समझ में नहीं आया, इस वाले में समझ में नहीं आया कि इस वाले में क्यों आ रहा है। तो बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, वही सेंट्रॉइड है। देखो यहां से दूरी सेम होगी, ये वाली सारी दूरियां क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहां पर जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। अब यहां पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस वाले के कारण इधर आएगा, और इस वाले, सॉरी हाँ सही है, एक लाइन बस गलत खींच दी है मैंने, इस वाले के कारण इधर आएगा, और ये सारे की सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेंगे। क्यों? ये डिस्टेंसेस सेम है, और सिंस ये डिस्टेंसेस सेम है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 120 डिग्री, ये बनेगा 120 डिग्री, और ये वाला भी बनेगा 120 डिग्री। और आपको मैकेनिक्स थोड़ी सी याद हो तो आपको पता होगा कि भैया 3 फोर्सेस हैं यदि, या 3 वेक्टर हैं, और उनके बीच का 120 डिग्री का यदि एंगल है, और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट 0 होता है। ये मैकेनिक्स से आ गया निकाल के। ठीक है, तो ऐसे तो एक सवाल है, एक -Q और एक +Q है, बस यही एक सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम लोग एक हेडिंग की तरह पढ़ लेते हैं। क्या ये पूरी बातें आपको आती थी पहले से? यस, आनी ही चाहिए। बस तो चलो इसको फटाफट मिटाते हैं साइड में, ये आपको जस्ट एक हिंट के तौर पे था और कुछ नहीं। सो हाउ विल यू प्रोसीड? तो भैया मैंने माना, देखो
यहां पर एक सिंपल सी बात को ध्यान दीजिए, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, देखो यहां से लेकर के ये वाली डिस्टेंस ए, यहां से लेकर के ये वाली डिस्टेंस भी है ए, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस आर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी आर माइनस का ए, और यहां से लेकर के पूरी डिस्टेंस आएगी आर प्लस का ए। यस, बिल्कुल सही बात है। सर जी ये डिस्टेंसेस क्यों निकाली हैं, तो इसी से तो काम होगा। मैंने क्या बोला भैया, ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने इसे नाम दे दिया ई प्लस। क्या नाम दे दिया, ई प्लस में नाम दे देता हूं। तो बताओ ई प्लस कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात, यदि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर दूरी पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। कई लोग सोच रहे हैं सर आज तो तूफान एक्सप्रेस चल रही है, काफी फास्ट चल रहे हो आज, थोड़ा सा अपने आप को स्लो कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें यदि मैं स्लो हो भी जाऊं तो उससे आपको बस बोरियत महसूस होगी, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से बस सिंपल से सवाल है जिनको बस आप लोगों को सॉल्व करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो भैया ई प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक बात और जानते हैं, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो बस लिख दीजिए, तो यहां लिखोगे आप के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाली आर माइनस ए, तो बेटा आपने लिख दिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। सिमिलर वे में इस नेगेटिव वाले चार्ज के कारण, ये जो माइनस क्यू का जो चार्ज लिखा है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो मैं इसे नाम दे देता हूं ई माइनस। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ई माइनस। ई माइनस की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, बेटा जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है, मतलब ये डायरेक्शन इधर आ जाएगी। सोचो यदि मुझे ई नेट लिखना है तो बोलो कैसे लिखा जाएगा, ई नेट के बारे में बोलो। तो आप बोलोगे सर जी यदि ई नेट लिखना है वेक्टर में तो आपको लिखना पड़ेगा ई प्लस वेक्टर प्लस का ई माइनस वेक्टर, यस और नो। लेकिन यदि मैं सिर्फ और सिर्फ ई नेट की बात करता हूं तो बेटा ई नेट आ जाएगा आपका किसना, आपका आ जाएगा ई प्लस और माइनस ई माइनस। सर जी ये कैसे हो गया, तो भैया मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर लिया। देखो इस वाले को यदि मैं उल्टा कर लेता हूं तो इसकी डायरेक्शन उधर हो जाएगी, दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो मैंने वही माइनस लगा दिया। सो आपका ई नेट जो आएगा इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ये देखो ये आपका एक वेक्टर है 3 यूनिट्स का और एक ये वेक्टर है 1 यूनिट का, मुझे इनको ऐड करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता हूं, ये 3 यूनिट का और ये वाला -1 यूनिट का, मतलब रिजल्टेंट 2 यूनिट। क्या किया, 3 - 1 किया कि नहीं किया, वेक्टर है सिंपल। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दिया है मैंने। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, रिकॉल कीजिए वेक्टर वाली चीजों को। सो ऐसा करने पर आप लिखोगे यहां पर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब अगले पेज पे चला जाता हूं और के क्यू को निकाल लेता हूं कॉमन। सर जी के क्यू को यदि आपने कॉमन निकाल लिया तो k इंटू क्यू तो आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलो बेटा आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ई नेट बराबर आएगा k इंटू क्यू। अब देखो एलसीएम यदि मैं लूंगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो ये कैलकुलेशन बेसिक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यदि नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में तो आपको इनका रिजल्ट ही याद रखना है, लेकिन उससे पहले जरा कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए इसमें। हाँ ये नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं इसको देखो क्या लिख देता हूं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई बुराई है क्या, नीचे देखिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ra माइनस ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। बोलो सही है क्या, फटाफट से देखो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। तो कितना लिखा जाएगा, आप लिखोगे ई नेट बराबर के इंटू क्यू एज इट इज। देखो
ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा और 2RA माइनस माइनस प्लस 2RA मतलब कितना हो जाएगा 4AR अपॉन नीचे वाले को देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। ये क्या बन रहा है a माइनस का b इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप लिखोगे इसे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। बोलो फटाफट से, समझ में आया कहानी? बिल्कुल सही है। अब जरा इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं। सर कितना एडजस्ट करेंगे? यहां पर देखो एडजस्टमेंट से ही सब काम चलते हैं। तो ई नेट बराबर आएगा, देखो मैं 4 को 2 इंटू के ऐसे लिख दूं। फिर देखिए मैंने क्या लिखा, Q इंटू 2A इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता। सोचिए जरा, देखो 2 इंटू 2 4, के क्यू आर सब है, नीचे का एज इट इज है। अरे यस और नो, फटाफट बोलिए यस और नो। बिल्कुल। अब मैं यहां पर एक और मैं यहां पर करेक्शन करता हूं मतलब क्या है, बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी को पुट करता हूं। वो ये है कि सर जी Q इंटू 2A को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं। Q इंटू 2A का मतलब क्या है, Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड 2A इज द डिस्टेंस। क्या मैंने यही चीज अभी पढ़ी है डाइपोल मोमेंट के नाम से? बिल्कुल डाइपोल मोमेंट के नाम से पढ़ी है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ई नेट बराबर 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। लेकिन ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है। सर जी क्यों नहीं रखना है? उसका रीजन बता देता हूं। देखो जब आपने डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? When two equal and opposite charges are placed at a very short distance, भले मैंने शॉर्ट लिखा है लेकिन very short distance, then they constitute a dipole। यदि आप सोचो दो चार्जेस को 1 किलोमीटर दूर रख दिया और डाइपोल बना लिया तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। डाइपोल के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? शॉर्ट होनी चाहिए। और यदि डिस्टेंस शॉर्ट है तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा आर जो है वो ए के कंपैरिजन में बड़ा होगा, मतलब आर स्क्वायर जो है वो तो ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आपका आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। आर जो है, आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। और इन जनरल ऑलवेज योर आर विल बी ग्रेटर देन ए। हालांकि आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होने वाला है। तो इस केस में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा ई नेट का वो आएगा 2KPR अपॉन आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। सही है। अब यहां पर क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए। तो देखो ए नीचे क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा 2KPR अपॉन आर टू द पावर 4 बच जाएगा। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसको फाइनल वे में यदि लिखना है तो आप लिखोगे ई नेट बराबर, एक आर से एक आर काट लो तो ये आ जाएगा 2KP अपॉन आर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हो ई नेट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, what will be the direction of this electric field? What will be the direction of this electric field? तो आप ध्यान से देखिए, आपने सारी चीजों को कहां पर कन्वर्ट कर लिया है। E प्लस और प्लस E माइनस था, मैंने इसे क्या कर दिया है, मैंने इसे E प्लस माइनस E माइनस कर दिया है। मतलब मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो गया। मतलब एज पर द पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इधर है तो यहां से बेटा आपका ई नेट इधर आ जाएगा। मतलब बेसिक देखिए यहां पर ये है आपका ई प्लस और ये है आपका ई माइनस। ये ई प्लस और ई माइनस को सॉल्व होके ऐसा ही आना है। यस ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी इस वाली डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है।
सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो ओवरऑल यदि मैं इसे वेक्टर के फॉर्मेट में भी लिखना चाहूं तो ई वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू। सर जी ये कैसे हो गया? तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक पॉइंट को रिकॉल कीजिए, ये p वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहां पर आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। सो P की जो डायरेक्शन है P वेक्टर इस डायरेक्शन में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बेटा इसी डायरेक्शन में आया है आपका। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं बिल्कुल इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। यस, समझ में आया क्या? क्या ये रिजल्ट आपको याद रहेगा? इस पर सिंपल से सवाल होते हैं, सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट दे देते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, लेकिन अरे सर इंपॉर्टेंट चीज भूल गए और पूरा डेरिवेशन खत्म कर दिया, उसके बाद आप याद कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? सर जी देखो, ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं भूला हूं वो है आपका होमवर्क। सर ये तो गलत बात है, भूले आप और होमवर्क में हमको चिपका दिया है ना? ऐसी सोच रहे हो ना मन में? ये मास्टर है ना, हमको होमवर्क में चिपका देता है जब कुछ भूल जाता है। तो सुनो, कुछ नहीं है, मैं भूला मतलब क्या भूला हूं मैं, सुनिए बेटा। आपको पहले काम करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, ये मोमेंटम नहीं है। P का मतलब मोमेंटम लगा दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चैप्टर 12th में हो तुम, अभी चैप्टर 12 नहीं, क्लास 12th में हो, क्लास 12th में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो यहां पे P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो आपको बेटा इसकी यूनिट निकालनी है और इसकी डायमेंशंस निकालनी है और ये आपको याद रखनी है कि वो भी मैं ही करके बताऊं। तो यूनिट आ जाएगी चार्ज इंटू डिस्टेंस, मतलब कूलम मीटर, और डायमेंशंस आप निकाल लेना। तो ये आएगा m0 L1 T1 और A1। A1 क्या है? A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, तो करंट के लिए A या I दोनों सिंबल चल जाते हैं, ठीक है? तो बस ये निकाल दी। चलो मैंने दे दिया होमवर्क का काम भी। अच्छा, कुछ नहीं तो घर पे जाके सोच तो सकते हो इस पे। सर घर कहाँ जाएंगे, ऑलरेडी घर में ही बैठे हैं, मतलब घर में बैठे बैठे सोच तो सकते हो कि सर ने जो डायमेंशन लिखी है वो करेक्ट लिखी है कि रॉन्ग लिखी है। सोचना, मेहनत करना, काम करना, थोड़ा तो काम करना सीख लो। एवं आलसियों की तरह बैठे रहोगे, तोन निकल जाएगी। सही बोल रहा हूं मैं, बैठे बैठे तोन निकलती है। ओके, श्योर? चलो, सो हम लोगों ने आज एक फॉर्मूला सीखा। सर जी अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस पे न्यूमेरिकल करवाओ। बिल्कुल नहीं बेटा, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले, ये सीधे सवाल ही है बेसिकली जिन्हें हम एज अ फॉर्मूला कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। आर यू श्योर? ओके, चलो अब हम लोग इसमें और कहानी पढ़ते हैं। अब देखो यहां से आगे ना, थोड़ा सा जब मैं आगे पढ़ूंगा ना, तो अब मैं आपको बोलूंगा जो जिन लोगों का, देखो यदि आप 12th में पढ़ रहे हो मतलब आपका 11th आपको आता है, ऐसा हम लोग प्री अज्यूम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बेटा आपका वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आना, पढ़ के रखना कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से टॉर्क वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रिकॉल करके रखना, क्योंकि अगले ही लेक्चर में शायद टॉर्क और वर्क एनर्जी पावर वगैरह उन सारी चीजों की जरूरत पड़ने लगेगी। तो थोड़ा सा पढ़ के रखना, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में, ठीक है? पढ़ोगे तो आपका रिवीजन ही होगा। श्योर है ना? बातें समझ में आ रही हैं? लिख के रख लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर बोलोगे सर वो तो याद ही नहीं रहा कि आपने बोला था वर्क एनर्जी पावर और उसको रिवाइज करना है। जस्ट रिवाइज कर लेना कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है वगैरह वगैरह, टॉर्क कैसे होता है, क्या होता है, फोर्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। ज्यादा भी नहीं पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ के रखना है। श्योर? चलो अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं, और अगली जो हेडिंग है वो बहुत ही प्यारी सी हेडिंग है, और वो है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और मुझे लगता है कि कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल पॉइंट। ये जो दोनों सीख रहे हैं बेसिकली क्या है, देखो यदि लेक्चर को शॉर्टकट मारना होता है, मतलब यही जो एकदम छोटे लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, मतलब हम जिसमें ड्यूरेशन बहुत ही कम कर दी जाती है, तो उसमें ये दो नहीं पढ़ाए जाते हैं, सीधा जनरल पॉइंट पढ़ा देते हैं और उसके बाद में θ0 और θ90 कर लेते हैं, ठीक है? चलो सो करते हैं हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में टिडिंग टिडिंग, हाँ, ये आपका -q चार्ज है, ये आपका +q चार्ज है,
इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। क्या ये डाइपोल बन गया है? सर जी आपके चार्जेस बहुत दूरी पर हैं, फिर ये डाइपोल क्यों बना रहे हैं? बेटा ये समझाने के लिए मैंने इनको 100 गुना जूम करके बना रहा हूं, ठीक है? 100-200 गुना जूम कर लो, चलो ठीक है, खुश अब तो। अब मैंने यहां पे देखो, पहले एक तो ये वाली लाइन खींच ली, एक मैंने ये वाली लाइन खींच ली, हाँ ठीक है, ये एक्सिस हो गई, ये इक्वेटर हो गई। अब मैंने क्या बोला भैया, ये आपका सेंटर पॉइंट O है, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया गया है, इसकी जो दूरी है वो R है, ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी भी A है, ठीक है? और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मेथड अभी आपको आती है, इसे एक सवाल कंसीडर कीजिए और फटाफट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन करवाया है, बिल्कुल सिमिलर उसी प्रकार से आपको ये वाला डेरिवेशन भी करना है। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट से करिए, आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी लगा के 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद में समय समाप्त होता है। अब 5 मिनट का समय खत्म, अब आप शुरू करते हैं। देखो भैया जी, हो क्या रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, तो भैया ये इस डायरेक्शन में बराबर है, इसको मैं नाम देता हूं E+। एक काम करना पड़ेगा, मुझे ऊपर की हेडिंग को मिटाना पड़ेगा। मिटाऊं क्या, या फिर इसको नीचे तो नहीं खिसका नहीं सकता मैं, कोई मतलब नहीं है उसका, खत्म करो। तो ठीक है, जो भी है ठीक है, समझदार हैं थोड़े से। ओके बेटा, ये आ गया ओए तेरी, हाँ ये वाला आ गया E+, सही है। बोलो E+ की वैल्यू लिखो। E+ आएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान के चलो ये डिस्टेंस है आपकी x, तो अभी के लिए मैं x² लिख देता हूं, सही है। अब सोचो ये x कैसे आएगा, तो भैया जी ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये r है ये a है, तो क्या ये r² प्लस a² का रूट आएगा? बोलो फटाफट से, आएगा या नहीं आएगा? आपने बोला सर जी लग तो यही रहा है कि ऐसा ही आएगा, सो हम लोग इसे लिख देते हैं, ये पूरा मिटा दिया और मैंने लिख दिया Q अपॉन R² प्लस A²। सही है क्या? बोलो फटाफट, सही है। ओके, अब सिमिलर वे में मैंने यहां से शुरू किया और इस -Q चार्ज के कारण भी यदि मैं बात करता हूं, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा E-। सही है कि नहीं? आपने बोला सही बात है, तो E- आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A²। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, प्लस के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो क्या E- ऐसे आएगा? वो तो क्या E- ऐसे आएगा? गलत। E- बेटा आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, E-। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड में E मान सकता हूं और इसका भी मैग्नीट्यूड में E मान सकता हूं। इससे क्या हो जाएगा, इससे देखिए आपके पास में एक ये हो जाएगा E और ये भी हो जाएगा E, मतलब प्लस माइनस को भूल जाओ, दोनों क्या हो गए, E हो गए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मैंने माना लेट से ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल है थीटा। यदि ये एंगल थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां से ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, और यहां से ये वाला एंगल थीटा आते ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला फिर से क्या आ जाएगा, थीटा। सही कर रहा हूं क्या? देखो देखो थीटा, यदि यहां पे थीटा में थोड़ी भी गलती हो गई ना, तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। यहां से थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये वाला थीटा आएगा, तो ये इसके, ये इधर से लाइन जा रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? हाँ सॉरी, ये वाला थीटा नहीं आएगा, ये वाला इधर से ये थीटा, तो यहां से ये थीटा, तो ये इसके अपोजिट वाला बन रहा है ना। देखो यहां से ये जेड बन गया, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये जेड बना दिया मैंने यहां पर, तो ये वाला थीटा आ जाएगा। चलो इस लाइन को पूरा कर लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में
अच्छा तो सही है, ये वाला कितना आएगा थीटा, इधर में थीटा आएगा। ओके, अब चलो यहां पर कंपोनेंट कंपोनेंट खेलते हैं। ऊपर वाले के लिए दो कंपोनेंट आएंगे कि ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा ई साइन थीटा और ये वाला आ जाएगा ई कॉस थीटा। सिमिलर वे में नीचे वाले के लिए भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये आएगा आपका ई साइन थीटा और ये वाला आएगा ई कॉस थीटा। बोलो ये समझ में आएगा कंपोनेंट? सर गुड़मुड़ हो गई वहां पे, मैं बोल रहा हूं इसलिए साथ साथ में ध्यान से देखिए, बस ये जिसने पकड़ लिया उसका सवाल सही हो जाएगा। अब क्या होगा यहां पर, अब होगा ये कि भैया आपका ये जो ई साइन थीटा है और ये वाला जो ई साइन थीटा है आपस में कट मरेंगे, लड़ मरेंगे आपस में, बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड, खत्म। तो ई नेट जो आएगा वो ई नेट कितना आएगा, तो वो आएगा 2e cos थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ई नेट जो आएगा वो 2e cos थीटा आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहां पर ई क्या है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वही ई है, तो बस पुट कर दीजिए, आपका काम यहां पर हो जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। सो बेटा यहां से आगे मैं बढ़ता हूं अगले पेज पे और मैं यहां पर ई नेट लिख देता हूं। सो ई नेट का आंसर आएगा 2e, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक और परेशानी, सर जी ये थीटा हमें कैसे पता? तो मैं सही बात बोल रहा हूं, थीटा हमें बिल्कुल नहीं पता, थीटा तो हमने अज्यूम किया है। यदि हमने थीटा को अज्यूम किया, ये आर है ये ए है, तो ये थीटा, और यदि ये थीटा हो जाएगा तो बेटा कॉस थीटा आएगा एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए क्या यही है, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एक्स को अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। यदि आपने इस बात को पकड़ लिया है तो आप कह सकते हैं कि ई नेट का जो आंसर आ रहा है, देखो 2 4 काटो मत अभी, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आएगा a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो। अब मैं अगला काम करता हूं एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट देखो क्या करता हूं मैं, q इंटू 2a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। सही है, रूट की जगह मैंने पावर लिख दी। एडजस्टमेंट को देखिए फटाफट से, क्या एडजस्टमेंट किया है, देखो q एज इट इज, ये वाले 2 को और ये वाले a को मिला के 2a लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a एज इट इज, ये वाला यहां पर एज इट इज, ये वाले को थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो सर जी इसका फायदा देखो मैं लिख सकता हूं ई नेट बराबर, एक काम करता हूं यहां लिखता हूं खुले खुले में, ई नेट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूं, याद कीजिए q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनते ही मैं इसे लिख दूंगा p अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये आपका सही वाला रिजल्ट यहां पर आ चुका है। यस, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी, कि यदि इफ a इज ग्रेटर देन r, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, r इज ग्रेटर देन a, यदि ऐसा है तो r स्क्वायर बड़ा a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, फटाफट बोलिए क्या हो जाएगा। तो आप लिखोगे ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर द होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल, तो बेटा जी आपका आंसर ई नेट बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। यस, ओके, चलो यहां तक तो आपके पास में आंसर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा वेक्टर फैक्टर के फॉर्मेट में और लिख लेते हैं। सो वेक्टर के फॉर्मेट में यदि आप लिखोगे
तो आपके पास में ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4πε0 पी वेक्टर अपॉन आर क्यू और माइनस। सर ये माइनस क्यों आया, जरा सोच के बता दीजिए, फटाफट से सोचिए और बताइए। मैंने माइनस लगा के आपको लिख दिया है, लेकिन आप फटाफट सोच के बताइए। तो आपका सोचने का समय शुरू हो चुका है और अब आपको आंसर बता देना है। देखो यहां पर समझाता हूं। देखो ई नेट का जो रिजल्ट आ रहा था, इसको जरा फोकस कीजिए। ये एरो किधर है, दिस एरो इज इन दिस डायरेक्शन। और यदि मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखूंगा तो क्या पी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा? तो बेटा पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और ई की डायरेक्शन नेट की इधर है, इसलिए मेरे को यहां पर माइनस साइन लिखना रहेगा। सो बेसिकली अब हम लोगों ने जो पढ़ लिया है उसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं कि बेटा ई एक्सियल जो आता है, ई एक्सिस आता है 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, और ई की जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी यदि पी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है ई एट इक्वेटर पढ़ा है, सॉरी बेटा यहां पे 2 रह गया, ये आएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां पर यह है कि यदि पी की डायरेक्शन इधर है तो ई की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यही पढ़ा है आपने। और यहां से एक फाइनल रिजल्ट और मैं बता देता हूं, वो ये है कि बेटा ई जो एक्सिस होता है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटर होता है। यदि मैं वेक्टर लगा देता हूं ई एक्सिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ई इक्वेटर। ये सारे चीजें रिजल्ट के साथ में दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा छोटे छोटे से, जिसको मैं एज अ रिजल्ट दे रहा हूं ना आपको, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। क्या आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, ऐसा मजाल है जो हमसे गलती हो जाए। ओके चलो, तो ये यहां पर हम लोगों ने कर लिया। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। आज की हमारी हेडिंग थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस से रिलेटेड बात हो रही है, डाई मतलब डबल, और पोल का मतलब पोलैरिटी, मतलब चार्जेज में पोलैरिटी, डबल पोलैरिटी चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है, वैन जब हमारे पास में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और उन्हें हम लोग एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वो डाइपोल बनाते हैं। मतलब -q + q को बहुत ही छोटी डिस्टेंस, ये छोटी डिस्टेंस को हम लोग जनरली 2l से लेते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ये आधी डिस्टेंस l और ये वाली आधी डिस्टेंस l के लिए इसमें दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसे हम लोग इक्वेटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। सो डायरेक्टली आपके पास में फॉर्मूला आएगा, इसलिए मैंने ये सारी चीजें यहां पर बताई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बेटा यहां पर अगली टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सीखी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपका -q चार्ज + q चार्ज रखा है तो बेटा इसे हम लोग ऐसे p वेक्टर से डिनोट करेंगे और इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा q × 2l आएगा। यहां पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं तो भैया जब आपके पास में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों को जब पास पास में रखते हैं तो यहां पर डाइपोल मोमेंट डाइपोल बनता है। और डाइपोल मोमेंट इनका नॉन जीरो होगा, जैसे एग्जांपल के लिए HCl H2O वगैरह। और जब आपके सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम हो, ऐसे जब एलिमेंट आपके पास पास में आते हैं तो बेटा उस केस में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो Cl2 वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब ये एक्सिस वाली लाइन पर -q चार्ज रखा +q चार्ज रखा, यहां से सेंटर से हमेशा डिस्टेंस गिवन रहती है, सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने पहले +q चार्ज लिया, +q चार्ज से मैंने डिस्टेंस कंसीडर की तो ये r - ai। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r² होता है, तो kq/r - a का होल स्क्वायर, डायरेक्शन इधर आ गई। फिर e माइनस के लिए -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r और ये वाली a ऐड हो जाएगी इसके अंदर में, तो r + का a का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन इधर आ गई तो मैंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाया, एक इधर है एक इधर है, मतलब मैं इसको उल्टा करके जोड़ देता हूं। उल्टा करके जोड़ना मतलब इसको माइनस करके जोड़ना, तो बेटा यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में
रहने वाली है। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात यहां पर थोड़ा सा आंसर निकल के आया, ई नेट 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। एक्चुअल में तो ये करेक्ट रिजल्ट है जो एक्सिस के लिए है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के लिए या एक्सिस के लिए है। लेकिन सिंस हमारे पास में जो डिस्टेंस आर होती है जनरली ए से बड़ी होती है, मतलब जो डाइपोल के बीच की दूरी है उनसे वो डिस्टेंस हमेशा बड़ी ही होती है, तो इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमारे पास में ई का फॉर्मूला आता है 2kp अपॉन आर क्यू, ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सिस के लिए, ठीक है। सो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, इसकी जो डायरेक्शन आ रही है इस वाली डायरेक्शन में है, मतलब यदि p की डायरेक्शन भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है, श्योर हो गई। यहां पे एक होमवर्क दिया था आपको डाइपोल मोमेंट के लिए यूनिट और डायमेंशन निकाल के रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लास्ट हेडिंग है इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, ये इक्वेटर पे पॉइंट है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a, यहां पर सेंटर पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस r है। सो हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू के कारण इधर मत निकाल देना, ये मैंने करके बता दिया, ये गलत है। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी और इसकी डायरेक्शन इधर चली गई, तो आपके पास में दो वेक्टर्स हो गए बेसिकली, और ये जो दो वेक्टर हैं उसमें एक का मैग्नीट्यूड ई इधर है और एक का मैग्नीट्यूड ई इधर है, और यहां पर ये एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट लिए गए हैं, ऊपर वाले का इधर और इधर, ये आ गया ई साइन थीटा और ये आ गया ई कॉस थीटा। नीचे वाला जो ई आ रहा है उसके लिए आपके पास में एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये नीचे ई साइन थीटा आ रहा है, इधर में ई कॉस थीटा आ रहा है, ई साइन थीटा कैंसल, दो कॉस थीटा वाले जुड़ जाएंगे, सो नेट आ गया ई टू ई कॉस थीटा। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, डायरेक्शन किधर आ रही है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर और नेट की डायरेक्शन इधर। सो यहां पर इसकी कैलकुलेशन करी गई और सॉल्व करके आंसर निकाला गया और आंसर आ गया ये वाला। अब देखो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये कंडीशन लगे ही लगे, तो आपको इस पर ध्यान रखना है बेटा, ये इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे चल के हो सकता है डायरेक्टली एग्जामिनर इस फॉर्मूले पे पूछ ले, और हमें तो वही वाला फॉर्मूला याद रहता है, मैं आपको बता दूं कौन सा वाला, 2kp अपॉन आर क्यू, सॉरी p अपॉन आर क्यू वाला है, kp अपॉन आर क्यू वाला जो मैंने यहां पर लिखा है, जिसे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में लिखना p इधर तो e इधर, तो माइनस लगा दिया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि भैया मैग्नीट्यूड वाइज बात करो तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइम्स होती है। वेक्टर फॉर्मेट में -2 लग जाएगा, क्योंकि एक्सिस वाली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर आ रही है, ये एक्सिस के लिए लिखी है, तो बेटा आपका इक्वेटर के लिए यदि आप बात करोगे तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी उल्टी, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो मैंने यहां पर आपको बताया, हो सकता है कि एग्जामिनर आपका इन छोटी छोटी चीजों पर ही सवाल आपसे फॉर्म करवा ले। अब इसके बाद में जो अगली हेडिंग होती है वो होती है आपका जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, जिसको हम लोग आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा हमारी आज की समाप्त हो चुकी है। सो आज की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एट अ जनरल पॉइंट सीखना है, लेकिन वो सीखेंगे हम लोग आने वाले अगले लेक्चर के में, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए